यूनिवर्सिटी शिलोंग के में रीडर के पद पर कार्य कर रहे थे, और उसी यूनिवर्सिटी में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स भी थे। और इसके पहले वो आसाम केंद्रीय विश्वविद्यालय पे रीडर के पद पर काम करते थे। और एक इनका केवल भारत पे ही नहीं, विदेशों में भी कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। प्रोफेसर मिश्रा डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 2 बार विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर मिश्रा डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिका में भी 2 बार विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्य करते रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा भारत सरकार के जो भाषाओं से संबंधित जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं और जो बड़ी बड़ी जो इकाइयां हैं, उनके चेयरमैन, उनके मेंबर सेक्रेटरी और उसके मेंबर रह चुके हैं तमाम समितियों पे। और एनईपी 2020 पे जो आप देखते हैं कि भारतीय भाषाओं पे, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं पे और छोटी से छोटी भाषाओं पे जो इतना फोकस किया गया है प्रोफेसर मिश्रा का, उसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान रहा है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा जिसके प्रोफेसर मिश्रा के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये केवल मतलब कि केवल एज अ प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर मिश्रा की अगर लिंग्विस्टिक रिपर्टुआ की बात करेंगे तो प्रोफेसर मिश्रा को रशियन, जर्मन, सिंहलीज, पर्शियन, उर्दू, अरबिक, तमिल और भी कई भाषाओं में उनकी वर्किंग प्रोफिशिएंसी है। उस पर काम करते रहे, उस पर रिसर्च करते रहे और एक बड़े ही अच्छे क्लासरूम वक्ता हैं। बड़े ही इजी और कठिन से कठिन विषय को इतने इजी शब्दों पे वो पढ़ाते हैं। सो प्रोफेसर मिश्रा, कैन यू हियर मी सर? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Sir, thank you so much. And once again, I feel so privileged that you are here. And today it is really a very, very good opportunity for all of us to hear you. And thank you so much for giving your so valuable time. मैं एक पार्टिसिपेंट्स और भी अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर मिश्रा हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं। कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट की थोड़ी सी समस्या आती है, तो ऑनलाइन कार्यक्रम में अपना पेशेंस बनाए रखें। और आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्लास अ लॉट। और सर, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपना वक्तव्य है, जैसा मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था, हिंदी में करें ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स के और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पंकज जी। और या इसलिए मैंने दोनों फोन में भी कर रखा है कि अगर जियो नहीं चलेगा तो इस पे आ जाऊंगा, तो इसको चलने देता हूं। और पीपीटी आपको भेज दिया है, ठीक है? जी जी हाँ, तो आप रखे रहें उसको, अभी गया होगा आधे मिनट पहले। जी जी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, प्रेजेंट विंडो, दिस वन। आप बताइए कि दिख रहा है ठीक? सर अभी स्लाइड नहीं दिख रही है, लेकिन आ गई है स्लाइड, आ गई है सर, दिख रहा है सबको और आपकी स्लाइड आ गई है। अच्छा जी, जी ठीक है, ठीक है सर। स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा फुल कीजिए। नाउ इट्स एब्सोल्युटली ओके सर, एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, तो मैं क्या अपना वीडियो ऑफ कर लूं या चलें ना? सर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर पार्टिसिपेंट्स आपको देख पाएंगे। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन में आपको समस्या लग रही है तो आप उसको ऑफ कर लीजिए। स्क्रीन हमारे सामने आपकी स्लाइड्स आ चुकी हैं। जी ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप सबका स्वागत है, जो सारे शिक्षक हैं नवोदय विद्यालय संगठन के। और जैसा कि पंकज जी ने पहले ही कहा कि मुझे चूंकि अनुभव है कि मैंने खुद भी कई भाषाएं सीखी, और लिंग्विस्ट होने का भी एक फायदा होता है कि आप नई भाषाएं जल्दी सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एनईपी 2020 है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो हमारी भाषाओं से संबंधित हैं स्कूल में पढ़ाने की। अगर आप इसमें देखें तो पहला ये है कि जो रीजनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहाँ इस्तेमाल किया गया है होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज। मैं आपको ये अंतर स्पष्ट कर दूं कि सभी भाषाएं, चाहे वो मराठी हो, असमीज हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, हिंदी, बांग्ला, कोई भी भाषा हो, वो सभी शुरू होती हैं होम लैंग्वेज के रूप में, यानी पहले घर में बोली जाती है। इसीलिए उनको मदर टंग भी कहा जाता है, मातृभाषा। यानी जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से, अगर माँ ना हो तो पिता से, भाई बहन से, आसपास के रिश्तेदारों से, उन लोगों से जो भाषा सीखता है उसको मदर टंग यानी मातृभाषा कहते हैं। तो सभी भाषाएं वास्तव में घर की भाषाएं हैं,
और मातृभाषाएं हैं। और लेकिन क्या होता है कि कुछ मातृभाषाएं वो जब शिक्षा में प्रयोग होने लगती हैं, जब कार्यालय में, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने लगती हैं, जब मास मीडिया में यानी अखबार, रेडियो, टीवी का माध्यम बन जाती हैं, तो एक मातृभाषा जो है वो भाषा बन जाती है। तो असल में मातृभाषा और भाषा का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। भाषा मातृभाषा ही मातृभाषाओं के रूप में शुरू होती हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो मातृभाषाएं जब शिक्षा में, प्रशासन में और मास मीडिया में यानी जनसंचार के माध्यमों में जाती है तो भाषा बन जाती है। तो मैंने कहा कि मराठी में जैसे आपकी कोली है, महादेव कोली है मान लीजिए, या वरहदी नागपुरी है, मराठी की कई बोलियां हैं ऐसी जो कि वो राजभाषा के रूप में प्रयोग नहीं होती हैं, या जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो उन माध्यमों का प्रयोग नहीं करते हैं, उन मातृभाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से हिंदी में देखें आप अगर, तो हिंदी की भी कई बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे अवधी है, ब्रजभाषा है, छत्तीसगढ़ी है, लड़िया है, ऐसे पंगवाली है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है। लेकिन जब आप हिंदी का प्रयोग सरकारी क्षेत्र में करते हैं, या जब आप अखबार निकालते हैं, जब आप टीवी का प्रोग्राम करते हैं, तो हिंदी की इन जो मातृभाषाएं हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, इनमें आप नहीं करते। या सरकार में जब कोई आप सूचना निकालते हैं तो गढ़वाली, कुमाऊनी या पंगवाली, लड़िया या बंजारी में नहीं लिखते, आप उसको स्टैंडर्ड हिंदी में लिखते हैं, खड़ी बोली में। तो इस तरह से मातृभाषा भाषा बन जाती है। एक तो ये, तो इसका ध्यान रखा गया है, इसलिए कहा गया है एनईपी में कि मातृभाषाएं यानी जब शिक्षा में, जैसे मराठी तो जाएगी लेकिन मराठी की जो बोलियां हैं, मान लीजिए 24 या 25 बोलियां हैं उसकी, हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी में 50-60 करीब 59 के आसपास जो है उसकी बोलियां हैं, मातृभाषाएं हैं। तो वो उन सभी को आप शिक्षा में, मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं ला सकते, या रेडियो टीवी में नहीं ला सकते, अखबार में नहीं ला सकते। लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो ध्यान रखना है कि बच्चों को इतनी अच्छी तरह से जो स्टैंडर्ड मराठी है या स्टैंडर्ड गुजराती है, स्टैंडर्ड हिंदी है, वो उनको अच्छी तरह से नहीं आती। वो अपनी बोलियों का प्रयोग करते हैं, यानी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा भी कहते हैं। स्थानीय इसलिए कि वो एक स्थान विशेष में बोली जाती है। जैसे महादेव कोली आपको हर जगह नहीं मिलेगी, या वरहदी नागपुरी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना होगा कि एनईपी में कहा गया कि बच्चे जिस मातृभाषा का प्रयोग घर में करते हैं आप उसी में शिक्षा दें उनको। जी आप पीपीटी दिखा सकते हैं सर उनको, ठीक है। तो उसमें ये भी कहा गया कि आप कोशिश करें कि क्लास 5 तक कम से कम, या ना हो तो 8 तक करें, 5वीं से 8वीं तक। वो इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे जो हैं उनका सारा ज्ञान जो होता है, बच्चे सीखते हैं, वो होता है 13-14 साल की उम्र तक, चाहे भाषाएं हो या मूल्यबोध हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, दिमाग का विकास हो, वो 13-14 की उम्र तक जो है वो काफी काफी अच्छे से हो जाता है जब बच्चे 7वीं या 8वीं कक्षा में होते हैं। इसीलिए कहा गया कि आप मातृभाषाओं के माध्यम से ही बच्चों को सभी विषय पढ़ाएं, 5 तक जरूर, और हो सके तो 8 तक और उसके आगे भी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि आपको क्लास में टीचर को बाइलिंगुअल अप्रोच इस्तेमाल करना है, यानी आप शिक्षक हैं और आपको स्टैंडर्ड मराठी बोलना आता है, और आप मान लीजिए स्थानीय जो मातृभाषा है बच्चे की, मराठी की कोई बोली है, अगर वो भी आप समझते हैं तो आप दोनों मिला जुला के कीजिए। हो सकता है एक ही क्लास में आपके कोंकणी बोलने वाले भी हों, कुछ गुजराती बोलने वाले भी हों, तो कोशिश, मतलब कोई मुश्किल नहीं है कि आप 2 या 3 भाषाओं का प्रयोग एक ही कक्षा में करते हैं, ये कहा गया है। और जो हमारा मटेरियल होगा वो भी बाइलिंगुअल हो, यानी अगर एक ही किताब में हो सके तो गुजराती भी हो, अगर क्लास में गुजराती बच्चे भी हैं, और मराठी भी साथ में हो, मराठी भी हो और कोंकणी भी हो, मराठी भी हो और हिंदी भी हो, ऐसा भी किया जा सकता है। इसमें कोई ऐतराज नहीं है एनईपी में जो कहा गया है उसके तहत। उसके बाद कहा गया है कि सभी भाषाओं का शिक्षण जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, और बच्चों को जल्दी से जल्दी जितनी हो सके उनको मातृभाषा के माध्यम से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, कम से कम शुरुआत में, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एनईपी में ये भी कहा गया कि आप बच्चों को
कोई भी चीज पढ़ाएं, कोई भी विषय या कोई भी भाषा, तो उनको इंटरैक्टिव स्टाइल में, यानी एक दूसरे से, वो जैसे 2-3 बच्चे एक साथ भी पढ़ें, साथ में कोई क्रियाकलाप करें, एक्टिविटी करें, और शिक्षक भी उनको जो है खूब सारी गतिविधियां दें, उनको क्रियाकलाप कराएं, और वो इंटरेस्टिंग हो, एंजॉय करें, मजा लेके करें, आनंद उठा के पढ़ाएं, उनको बोझ ना लगे, चाहे भाषा का शिक्षण हो या भाषा के माध्यम से किसी अन्य विषय का शिक्षण, मैथमेटिक्स का या साइंस का, उनको वो बोझ ना लगे। ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, यानी उनके अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों ये बात कही गई है कि अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। और फिर ये भी कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो जारी रहेगा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में लोगों को एक दिक्कत ये है, लोग सोचते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है हिंदी थोपना, कि हिंदी और साथ में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं। ऐसा नहीं है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक मिनिमम है, कम से कम। आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। और उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि यही 3 भाषाएं होनी चाहिए। अगर किसी राज्य को जरूरत पड़े, जैसे केरला जैसे राज्य को या तमिलनाडु जैसे राज्य को, जहाँ की हिंदी बोलने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उन सबको मलयालम या तमिल आती है, मान लीजिए केरला और तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में भी ऐसा है कई क्षेत्रों में कि उनको मराठी अच्छे से आती है, और हो सकता है गुजराती कोंकणी आती हो अच्छे से। तो वहां जरूरी नहीं है कि आप द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी ही पढ़ाएं, उनको आप गुजराती मराठी दे सकते हैं। और इंग्लिश चूंकि ऐसी एक भाषा है जो बड़े होकर जिसकी जरूरत पड़ती है, अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि जहां कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में हम गुजराती या मराठी या असमिया या मलयालम के माध्यम से सभी विषय पढ़ा सकें। इसलिए उचित होगा कि इंग्लिश को भी रखा जाए। तो ये राज्य के ऊपर है, स्कूलों के ऊपर है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय करें कि 3 भाषाएं कौन सी होंगी। लेकिन मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ना है, कम से कम 8 तक, और हो सके तो उसको पीजी तक ले जाना है, एमए तक ले जाना है, ये कहा गया। इसके बाद और इसमें एक फायदा ये होता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, जो बात सबसे जरूरी है, लोग सोचते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में अगर हम मातृभाषा पढ़ाएंगे तो बाकी भाषाओं का क्या होगा, इंग्लिश का क्या होगा। ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो दिमाग का विकास है, जो भाषा के माध्यम से मैथ्स और साइंस ईवीएस सीखने का है, वो तो चलेगा। लेकिन क्लास 2-3 से आप उसको अंग्रेजी और अन्य एक द्वितीय भाषा भी पढ़ाने लगे। पहले बोलना और सुनकर समझना, फिर लिखना पढ़ना, और जब बच्चा 5वीं 6ठी या 7वीं कक्षा में जाएगा तो वो 5 साल के अंदर जो दूसरी और तीसरी भाषाएं हैं उसमें भी दक्ष हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा। यानी जब माध्यम बदलेगा, मान लीजिए मराठी माध्यम से वो इंग्लिश मीडियम में चला जाता है क्लास 9 में, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। या जो घर की मातृभाषा थी, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि कोली भाषा थी, या मान लीजिए धनगर थी, या उरांव थी, या गुजराती थी, कोंकणी थी घर की भाषा, और मराठी में आपने क्लास 9 से पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चा क्या है कि 5-6 साल में मराठी में भी दक्ष हो चुका होगा और वो अपना सारा काम कर सकेगा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का उसकी आत्मा ये है कि आप मातृभाषा में उसके दिमाग का विकास होने दें, क्योंकि हम अपनी भाषा में ही कोई विषय या कोई भी चीज ज्यादा अच्छे से सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और आनंद भी आता है। दूसरी भाषा में उतना आनंद नहीं आता है, इसलिए ये जरूरी है। पेज 4 पे चलें हम पीपीटी के। जी, और इसके बाद एक्सपीरियंस का कहा गया, वो मैंने पहले ही बता दिया। फिर अंत में आप देखेंगे, मैं चलता हूँ 6 पे, पेज 6 पे, पीपीटी के 6 पे जाएं, तो वहां लास्ट में ये भी कहा गया है एनईपी में कि एनसीएफ 2005 जो एनसीईआरटी ने बनाई थी, उसकी जो भी अवधारणाएं थी, उसमें जो सिद्धांत दिए गए थे और करिकुलम में कैसा होना चाहिए, वो जो बताया गया था कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के आधार पर, वो आज भी वैलिड हैं, वो भी आज भी मान्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब बेकार थे। बच्चे भी वही हैं हमारे, शिक्षक भी वही हैं, और दिमाग भी वही है ना। तो कुछ ऐसा बदला नहीं है, शिक्षण के तरीके भी वही हैं, पाठ्य पुस्तकें भी वही हैं। तो इसीलिए जो एनसीएफ 2005 में था उसको भी रखना है, और कोशिश की जाएगी, कहा गया था
20 में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, बदला जाएगा। हो सकता है 15 साल में कुछ चीजें, आवाज, कुछ डिस्टरबेंस है पंकज जी कोई? हाँ, तो कुछ चीजें हो सकता है बदली हो, तो उस आधार पर एनसीएफ 2005 को, चूंकि 15 साल हो चुके हैं, तो अगर कोई नई बात हो, कोई मॉडिफिकेशन हो, तो वो फिर से लाया जाए एनसीएफ 2005। इसलिए अब हम चलते हैं एनसीएफ 2005 की तरफ कि उसमें क्या कहा गया है। उसमें एक तो कहा, उसको समझने के पहले आपको समझना होगा कि मदर टंग, जी मैंने ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं, एनसीएफ 2005 में भी ये कहा गया है बार बार कि मातृभाषा का शिक्षण अलग तरीके से होता है और अन्य भाषा का शिक्षण अलग तरीके से होता है। तो मातृभाषा यानी प्रथम भाषा जो बच्चा घर से सीख के आता है, पहली भाषा जिसमें बच्चे को एक्सपोजर मिलता है माँ बाप के द्वारा, भाई बहन रिश्तेदारों के द्वारा, और बच्चा जब 3 4 5 साल की उम्र तक जो भाषा बोलने लगता है और सुनकर समझ जाता है, पहले पहल सबसे पहले वो उसकी मातृभाषा है। और उसके बाद जो भी भाषा सीखी जाती है वो अन्य भाषा है। उसको आप भाषा नंबर 2 कहें, भाषा नंबर 3 कहें, भाषा नंबर 4 कहें, विदेशी भाषा कहें, सारी भाषाएं अन्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। अंतर सिर्फ ये होता है द्वितीय भाषा में और विदेशी भाषा में कि द्वितीय भाषा जो है उसको सुनने का, पढ़ने का, देखने का अपने देश में ही मौका मिलता है बच्चे को। और विदेशी भाषा वो होती है तो वो भी सेकंड लैंग्वेज, है तो वो भी अन्य भाषा, द्वितीय भाषा। लेकिन विदेशी भाषा में क्या है कि सामान्यतः आमतौर पर आपको कोई नहीं मिलेगा जिसको आप सुन सकें। जैसे जर्मन, अरबिक, फ्रेंच, रशियन बोलने वाला बच्चे के आसपास नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, तो बच्चा उसमें संवाद नहीं कर सकता। या उन भाषाओं का, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, पर्शियन का हम अपने ऑफिस में, कार्यालय में, अखबारों में, टीवी में प्रयोग नहीं करते, इसलिए वो विदेशी भाषा है किसी अन्य देश में। लेकिन जैसे कि अंग्रेजी भाषा दोनों ही है, वो विदेशी भाषा भी है और एक भारतीय भाषा, अन्य भाषा भी है, क्योंकि अंग्रेजी सुनने के, देखने के, पढ़ने के मौके बच्चे को मिलते हैं अपने आसपास भी, टीवी में भी, परिवार में भी, बड़ों से, और जगह जगह उसको मौके मिलते हैं। वो सुन सकता है, देख सकता है, अंग्रेजी पढ़ सकता है। इसलिए अंग्रेजी विदेशी भाषा होते हुए भी भारत में एक मातृभाषा के रूप में, भारतीय मातृभाषा के रूप में स्वीकृत है। तो ये अंतर जरूरी है। और एनसीएफ 2005 में ये बार बार कहा गया कि मातृभाषा शिक्षण का अलग होगा प्रबंध, और द्वितीय भाषा शिक्षण का, चाहे वो अंग्रेजी हो या मराठी भाषी के लिए हिंदी हो, या मराठी भाषी के लिए गुजराती हो, या तमिल भाषी के लिए इंग्लिश हो, तमिल भाषी के लिए मराठी हो, तो वो सब द्वितीय भाषा में होगी, उसके तरीके अलग होंगे। और वो इसलिए कहा गया एनसीएफ 2005 में कि दोनों का तरीका, उसकी सामग्री अलग अलग होगी, क्योंकि प्रथम भाषा में यानी मातृभाषा में क्या होता है कि बच्चा पहले बोलना और सुनकर समझना सीखता है। इसलिए जब वो स्कूल जाता है तो हम उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि बोलना तो उसको आता ही है, सुनकर तो वो आपको समझ ही सकता है, काफी सारा, बहुत कुछ समझ सकता है। तो प्रथम भाषा में क्या होता है कि स्कूल जाने के बाद हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं उसको, और व्याकरण के जो कठिन तत्व हैं जो बच्चा 5 6 साल की उम्र तक नहीं सीख पाया है, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अंतर, अलंकार हुए, छंद हुए, साहित्य का, साहित्यिक कृतियों का, कविता क्या है, कविता कैसे होती है, पैराग्राफ कैसे होता है, लेख कैसे होते हैं, तो ये सब कठिन विषय जो है उसको, जो बोलने पर आधारित नहीं है, बोलने के ऊपर है थोड़ा, वो सब हम सिखाते हैं। और अन्य भाषा में क्या होता है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो आमतौर पर उसको घर की भाषा आती रहती है, जैसे मराठी भाषा। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। yes, sir. कौन सा स्लाइड नंबर पे आप हैं सर? आप किस स्लाइड नंबर पे हैं? नंबर 8 पर है। नंबर 8 पे, ओके सर, ओके ओके। हाँ, मैं यू प्ले द स्लाइड एंड सर यू प्लीज से नेक्स्ट सो दैट वी कैन प्ले इट। ऑलराइट, थैंक यू। तो क्या होता है कि अन्य मान लीजिए गुजराती, मराठी बोलने वाला बच्चा स्कूल गया तो उसको मराठी तो आती है, लेकिन उसको दूसरी भाषा जो वो सीख रहा है, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषी जो अगर महाराष्ट्र में है कोई, या गुजराती भाषी है, या तमिल भाषी है महाराष्ट्र के अंदर, वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको तो बोलना और सुनकर समझना नहीं आता, उसको मराठी सुनना और सुनकर समझना नहीं आता अच्छे से।
थोड़ा बहुत आता होगा। इसलिए क्या होगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है हिंदी बोलने वाला या तमिल बोलने वाला, गुजराती या कोंकणी बोलने वाला, तो उसको पहले हम उसको दक्ष बनाएंगे, उसको प्रोफिशिएंट बनाएंगे कि वो जब शिक्षक बोले मराठी में कुछ वो समझ जाए और सुनकर उसका जवाब दे सके, यानी बेसिक जो मराठी का ज्ञान है उसको आ जाए। और चूंकि लिखने की भाषा जो है वो बोलने की भाषा के ऊपर निर्भर है। किसी को अगर सिर्फ लिपि आती है, देवनागरी लिपि, और उसको मराठी नहीं आती, तो वो देव मराठी बोल नहीं सकता। सिर्फ किताब से सीख के नहीं हो सकता ऐसा कि आपको लिपि आती है, आपको रोमन लिपि आती है तो आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिख लेंगे कुछ या इंग्लिश बोल लेंगे। तो लिपि अलग है, यानी तो लिपि पर जो ज्ञान होता है वो बोलने की भाषा पर आधारित होता है। इसीलिए अन्य भाषा यानी द्वितीय भाषा के रूप में जब आप मराठी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो पहले आपको बच्चे को कुछ दिनों तक या हो सके तो साल भर 2 साल तक, क्योंकि बोलना और सुनकर समझना सीखने में बेसिक करीब 2 साल लगते हैं, और सभी काम उन द्वितीय भाषा में करना शुरू करने के लिए करीब 5 साल लगते हैं। इसीलिए 2 साल तक कोशिश हो कि आपका जोर होना चाहिए बोलना और सुनकर समझने के ज्ञान पर आपका ध्यान होना चाहिए मराठी में जब बच्चा स्कूल आता है तो द्वितीय भाषा सीखने के लिए। ये अंतर है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम मातृभाषा की पुस्तक लेते हैं तो उसमें कहानी ज्यादा होती है, कविताएं होती हैं, उसमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, पर्यायवाची, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, व्याकरण, व्याकरण के अभ्यास, कविताएं, कविता कैसी होती है वगैरह वगैरह, ये सब सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को बोलना तो आता ही है। लेकिन द्वितीय भाषा में, द्वितीय भाषा की किताब में अगर आप कविता पे ज्यादा जोर देंगे, अगर आप व्याकरण के नियम पे ज्यादा जोर देंगे, तो क्या होगा कि उसको पैसिव नॉलेज होगा, उसको एक्टिव नॉलेज नहीं होगा, बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। वो एक ग्रामरियन बन जाएगा, एक लिंग्विस्ट, भाषा वैज्ञानिक बन जाएगा, लेकिन भाषा में खुद से बोलना और जो उसको कहा जाए उसको सुनकर समझ ले, ये नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों की किताबें अलग अलग तरह की होंगी, मातृभाषा की अलग और द्वितीय भाषा की अलग, और आपका पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि द्वितीय भाषा में बोलना और सुनकर समझना पहले आता है, लिखना पढ़ना बाद में। अगर आप लिखना पढ़ना पहले करने लगेंगे, व्याकरण पहले करने लगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। 9, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एनसीएफ में कहा गया है कि फोकस जो है लैंग्वेज टीचिंग का, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग का, खास करके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का विकास करने पर होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि भाषा का ऐसा ज्ञान जिससे कि बच्चा जो है वो लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनकर समझना अपने आप करने लगे, यानी वो स्वनिर्भर हो जाए। वो हमेशा व्याकरण के नियम याद ना करने लगे कुछ बोलने के पहले, या किसी नए विषय पे आप लेख दें या पत्र लिखने को दें तो वो ये ना सोचने लगे कि व्याकरण में ये कैसे कहते हैं, इस शब्द को कैसे कहते हैं, ये नहीं, उसको जो तुरंत आ जाना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए। तो अपने आप जब बच्चा लिखने ये चारों स्किल खुद से करने लगे, स्वनिर्भर हो जाए, तो हम कहते हैं कि बच्चा प्रोफिशिएंट हो गया है, दक्ष हो गया है भाषा में। और इसका उलट होता है अचीवमेंट, क्या अचीव किया, क्या उसने प्राप्त किया। तो जो प्राप्त करने का ज्ञान होता है भाषा का, वो पाठ्य पुस्तक और सिलेबस पर आधारित होता है, और जो प्रोफिशिएंसी का ज्ञान होता है, जो प्रोफिशिएंसी होती है भाषा में, वो किसी पाठ्य पुस्तक या सिलेबस पर आधारित नहीं होता है। सिलेबस में आपने सिखा दिया कि इसका एंटोनिम ये है, इसका सिनोनिम ये है, पर्यायवाची ये है, और पास्ट टेंस ऐसे होता है, फ्यूचर टेंस ऐसे होता है, लेकिन अगर वो उसका प्रयोग बोलने में नहीं कर पाता, हो सकता है परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, क्योंकि वो रट लेगा कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न आएंगे, तो वो रट लेगा, बच्चा जवाब दे देगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में वो इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो जो ज्ञान पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जो सीखना पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, उसको हम अचीवमेंट कहते हैं। और जो पाठ्य पुस्तक के बाहर जाकर भी जो ज्ञान है भाषा का, यानी खुद से अपने आप से किसी नए विषय पर लिख लेना, कुछ नई बातें सुनकर, किसी फिल्म को, गाने को सुनकर समझ लेना, कोई नई बात बताई जाए तो सुनकर समझ लेना, और किसी नई स्थिति में वो किसी विषय पर बोल भी सके, उसको प्रोफिशिएंसी कहते हैं। तो प्रोफिशिएंसी का संबंध डायरेक्टली सिलेबस और किताब से नहीं होता। हाँ, किताब और सिलेबस मदद करती है उसको
प्रोफिशिएंट बनाने में, सिखाने में, लेकिन वो काफी नहीं है। तो इसीलिए हमारी द्वितीय भाषा का शिक्षण जो है अलग तरीके का होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है एनसीएफ में कि मोर एम्फेसिस ऑन मीनिंग देन ग्रामर, यानी अर्थ पर, समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्रामर पर कम ध्यान देना चाहिए। मैं इस पे फिर आऊंगा जब ग्रामर की बात करेंगे तो। और उसके बाद कहा गया कि बच्चे को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि वो नई बात सुनकर समझ सके। बच्चा जो है कुछ पढ़े, नया कुछ पढ़े तो उसको डिकोड कर सके, यानी वो समझ सके कि मुख्य बिंदु किस पैराग्राफ में आया है और कौन सा शब्द इसमें जरूरी था। तो पूरे विषय को, पूरे पाठ को, चाहे वो कहानी हो या मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान का कोई विषय हो या ईवीएस का कोई विषय हो या गणित का कोई विषय हो, मान लीजिए एलसीएम एससीएफ हो, मराठी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको खुद से समझ सके वो, इसको कहते हैं हम प्रोफिशिएंट। और राइटिंग की बात है तो लिखना ऐसा होना चाहिए कि वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि एक वाक्य किधर जा रहा हो, दूसरा वाक्य किधर जा रहा हो पत्र में या लेख में, और सिर्फ उसको जहां जहां पे शब्द एक होना चाहिए, मान लीजिए जैसे हिंदी में जल का मतलब अलग होता है, पानी का अलग प्रयोग होता है, उसी तरह से नीर का अलग प्रयोग होता है। हिंदी में आसमान का प्रयोग अलग होता है, आकाश का प्रयोग अलग होता है, नभ का प्रयोग अलग होता है। आप हर जगह ये सारे शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते, तो बच्चे को ये भी आना चाहिए। तो लिखने में भी वो दक्ष हो जाए इस तरह से कि ये सारा ज्ञान अपने आप से नए विषय पर लिखने के लिए कर सके, तब हम कहते हैं कि बच्चा प्रोफिशिएंट हो गया। ये नहीं कि जो किताब में दिए गए थे 3 4 5 पत्र लिखना या 5 निबंध लिखना, लेख लिखना, या जो उसमें शब्द दिए गए थे सिर्फ उतना ही आए, लेकिन उसके बाहर शब्दों की जरूरत पड़े या और किसी और संरचना की जरूरत पड़े, वाक्य संरचना की, तो बच्चे को लिखने में वो काम ना आए, तो वो अचीवमेंट हो गया, वो प्रोफिशिएंसी नहीं हुई। इसीलिए आपको पढ़ाने में ये ध्यान रखना है। अगला चलें 10 पे। फिर कहा गया है कि जो टेक्स्ट बुक और किताबें लिखी जाए उसमें ये ध्यान दिया जाए कि बच्चे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसकी विकसित हो। टीचर भी ये काम करें और जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं उनको भी ये ध्यान देना है। आप अभी देखते होंगे कि द्वितीय भाषा के रूप में जब हम मराठी की किताब लिखते हैं या हिंदी की किताब लिखते हैं, इवन इंग्लिश की किताब लिखते हैं, तो उसको ऐसा बना देते हैं जैसे वो मातृभाषा की किताब हो। लेकिन मातृभाषा में तो बच्चे को बहुत सारे शब्द आते हैं, 5-6 हजार शब्द आते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबका प्रयोग अच्छे से आता है। और लेकिन द्वितीय भाषा वाले को तो ये कुछ भी नहीं आता मराठी में। तो आपकी अगर सिर्फ कहानियां होंगी या कविताएं होंगी, बड़ी बड़ी कहानियां होंगी किसी ऐसे विषय पे जिसका संबंध उस बच्चे के जीवन से नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड में क्या होता है या पोंगल कैसे मनाते हैं या महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो क्या हुआ था या विनोबा भावे का जीवन कैसा था, ये विषय छोटे बच्चों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें शब्दावली ऐसी होती है, वाक्य की संरचना ऐसी होती है, शब्दों के संदर्भ ऐसे होते हैं कि बच्चे को समझना मुश्किल होता है। तो द्वितीय भाषा में आपको ऐसे लेखों का, ऐसे निबंध का, ऐसी कहानियों का, ऐसी बड़ी बड़ी कविताओं की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर आपने 2-3 साल में 5,000 शब्द सिखा दिए मराठी के और वाक्य का प्रयोग पूरी तरह से उसको आ गया कि मी के साथ क्या होगा, अगर पुल्लिंग है तो मी जातो होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो मी जाते होगा, तू के साथ अगर पुल्लिंग है तो तू जातोस होगा, या स्त्रीलिंग है तो तू जातेस होगा, अगर बहुवचन है तो हम उसमें लिंग का कोई अंतर नहीं होगा। आमी जातो वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तुम ही जाता वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है ना। तो जब इस तरह का प्रयोग ऑटोमेटिक हो जाए, स्वनिर्भर हो जाए, बच्चे को इतनी आदत पड़ जाए कि वो 4 से 5 हजार शब्दों का और जो मराठी की बेसिक वाक्य संरचना है उसका प्रयोग उसको धड़ल्ले से अच्छे से आ जाए, तब आप कहानियों पे, कविताओं पे, बड़े बड़े निबंधों पे जाएं। तो द्वितीय भाषा की किताब में इसका ध्यान रखना है। इसलिए एनसीएफ में आगे ये भी कहा गया कि आप बच्चे को किताब तक ही सीमित ना रखें, उसको बाहर की दुनिया से जोड़ें। इसका मतलब क्या है, और बाहर की दुनिया से जो शिक्षक है वो सामग्री भी लाए। इसका अर्थ क्या है कि आप कार्टून ला सकते हैं, अखबार में कुछ बहुत दिलचस्प और मनोरंजक कुछ प्रकाशित हुआ हो मराठी में, छोटा सा बच्चों के लिए,
वो भी ला सकते हैं, आप जोक्स ला सकते हैं, है ना। तो बहुत कुछ आप बाहर से ला सकते हैं, वीडियोस ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये कहना आसान है मराठी में कि मी जो है वो मैं है, और तू जो है वो तुम है, और तो जो है वो पुल्लिंग है, ती जो है वो स्त्रीलिंग है, और ते जो है वो नपुंसक लिंग के लिए है, आमी जो है वो हमारे हम के लिए बहुवचन है, तुम्ही जो है वो बहुवचन है तुम के लिए, या आपन का प्रयोग हम करते हैं आदर देने के लिए, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, चाहे वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो आपन जाता होता। ये कहना आसान है, लेकिन जब तक बच्चे इसको संदर्भ में नहीं देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सीखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सुनते होंगे कि कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या मान लीजिए महाराष्ट्र में, भी आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं क्या आप जा रहे हो, हिंदी में कहते हैं इधर आप होना चाहिए था हैं, लेकिन वो कहते हैं आप जा रहे हो, क्योंकि आप तुम की तरह है, तुम जा रहे हो तो आप भी जा रहे हो। तो आप तो कह दिया आदर देने के लिए, लेकिन आपके साथ हैं देना कहना चाहिए था। क्या आप चाय पियोगे, ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि तुम और आप जो है वो सेकंड पर्सन है, तो इसीलिए तुम जाओगे आप जाओगे, आप खाओगे तुम खाओगे। तो ये नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए वो ठीक से हिंदी में भी गलतियां करते हैं। तो लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को आप 2 मिनट का 3 मिनट का कोई कार्टून ले लें जिसमें ये इस संरचना का प्रयोग हुआ हो, जहाँ पे आपन भी आया हो, मी भी आया हो, तू भी आया हो, प्रेजेंट टेंस भी आया हो, मी गेलो भी आया हो, मी गेले भी आया हो, तू गेलास भी आया हो, तू गेलिस भी आया हो, तो क्या होगा कि बच्चे वो देख के खुद ही वो जान लेंगे। और एनसीएफ में ये बार बार कहा गया है, और शिक्षक के रूप में आप सभी जानते हैं कि बच्चे का दिमाग खाली नहीं है स्लेट की तरह। वो अपनी मातृभाषा में तो सारा काम करता ही है, उसको ग्रामर भी मालूम है, उसको ये नहीं मालूम कि संज्ञा का डेफिनेशन क्या है या क्रिया का डेफिनेशन क्या है, वो ना बता पाए, लेकिन संज्ञा का प्रयोग तो कर पाता है, क्रिया का प्रयोग तो कर पाता है, वो काल का प्रयोग तो कर पाता है। तो आपको डेफिनेशन सिखाने की क्या जरूरत है कि संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, और काल किसको कहते हैं, ये सिखाने की क्या जरूरत है। अगर वो अर्थ के अनुसार प्रयोग सीख जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। यही आप देखते होंगे कि जो लोग जैसे मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, या कई लोगों का ट्रांसफर हो जाता है किसी नए शहर में, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बिना स्कूल गए हुए भी, और इवन बड़े भी, वो क्या करते, तो सुन सुन के 3 से 6 महीने में वो स्थानीय भाषा में बोलने लगते हैं। उनको लिखना पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए एक बिहार का मजदूर किसान गया वहां, उसके बच्चे जो हैं वो दोस्तों के साथ खेल खेल के मराठी सीख जाते हैं बोलना। हो सकता है लिखना पढ़ना ना सीखते हो, और जो मजदूर किसान हैं वो मराठी बोलने भी लगते हैं बिना व्याकरण के की शिक्षा के। तो सुनना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। व्याकरण के नियम सिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में सारा काम कर रहा है। तो आपकी मराठी कक्षा में जो हिंदी वाला बच्चा है, हिंदी बोलने वाला या गुजराती बोलने वाला या तमिल बोलने वाला, वो तो अपनी भाषा में सारा काम कर रहा है, यानी वो व्याकरण के सारे नियमों का इस्तेमाल कर रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सबका प्रयोग कर रहा है आराम से वो। तो उसको तो सब मालूम है। आपको सिर्फ क्या करना है कि क्या अंतर है दोनों में, मराठी में और मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा में, उस पर काम करते रहना है। इसीलिए वीडियो जो है वो बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि वीडियो में आप देख पाते हैं, बच्चे देख पाएंगे कि हाँ एक बच्चा है तो वो अपने अपने पिता को किस तरह से संबोधित कर रहा है ना, माता को किस तरह से संबोधित कर रहा है, शिक्षक को किस तरह से संबोधित कर रहा है। तो कहाँ वो तू का प्रयोग कर रहा है बच्चा, कहाँ आपन का प्रयोग कर रहा है ना। अगर लड़की है तो वो किस तरह से बोल रही है, वो क्या मी जातो बोलती है न मी जाते बोलती है। तो इस तरह का प्रयोग वीडियो में क्या होगा, बच्चा देखते देखते जो है उसको आदत पड़ जाएगी उसके दिमाग को, क्योंकि अपनी भाषा में तो वो है ही दक्ष। उसको सिर्फ क्या करना है कि एक नई सामग्री जो है उसकी आदत बना लेनी है दिमाग के अंदर, वरना ग्रामर तो उसको सब आता है, व्याकरण तो उसको पूरा आता है अपनी भाषा का। इसीलिए आपको जो सामग्री है आपको क्लास में देनी है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप बाहर से सामग्री लाएं। पढ़ने के लिए भी हो तो जरूरी नहीं है कि कहानियां हो टेक्स्ट बुक में, कविताएं हो टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक जरूरी भी नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मराठी या इंग्लिश कोई भाषा सिखाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी है इन भाषाओं में वो सारा टेक्स्ट है हमारा, अखबार भी टेक्स्ट है, वीडियो भी टेक्स्ट है हमारा।
गाना भी टेक्स्ट है, कार्टून भी टेक्स्ट है। तो जरूरत नहीं है कि हम वही 20 और 22 कहानियां और कविताएं और निबंध तो टेक्स्ट बुक में जो है उसी पर सारा काम करते रहें। उससे क्या होगा कि बच्चा अचीव करेगा कि टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर था, टेक्स्ट बुक में जो शब्द थे, खाली स्थानों को भरने का था, जो वाक्य का प्रयोग था, सिर्फ उतना सीखेगा, वो परीक्षा पास कर लेगा। लेकिन उसका उन टेक्स्ट बुक में जो कहानियां हैं उसका संबंध उसके जीवन से नहीं है। क्या उस तरह की मराठी का प्रयोग जो कहानी में और कविता में है बच्चा क्लास के बाहर कर पाएगा? हम बड़े भी नहीं कर पाते हैं, मराठी बोलने वाले बड़े भी नहीं करते हैं। जिस तरह कहानियां होती हैं उस तरह से हम बात नहीं करते हैं, जिस तरह से कविताएं होती हैं उस तरह से हम बात नहीं करते हैं, मराठी में नहीं बोलते हैं। जब दुकान में जाते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी उस तरह से हम बात नहीं करते। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है, टेक्स्ट बुक जरूरी नहीं है। सामग्री आपको, और खास करके विजुअल सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उसमें बच्चा सुनेगा भी और जो सुना जाए उसका अर्थ, मीनिंग कहाँ है? मीनिंग किताब में नहीं है। मीनिंग तो जब आप समाज में देखते हैं कि किस शब्द का, किस वाक्य का, है ना, किस तरह से प्रयोग हुआ है, तो ये वो प्रयोग कहाँ देखेगा? किताब पढ़ा के आप प्रयोग नहीं दिखा सकते, अर्थ नहीं दिखा सकते। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द का प्रयोग एक संदर्भ में अलग होता है और दूसरे संदर्भ में अलग होता है। जब आप दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हो सकता है कुछ शब्द आप एक तरह का बोलते हो, उसका अर्थ एक हो, लेकिन जब आप कक्षा में जाते हैं या आप जब टीवी पे भाषण देते हैं या टीवी में जाकर बोलते हैं तो आपके शब्द बदल जाते हैं, उसके संदर्भ बदल जाते हैं। दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हिंदी में मान लीजिए आप कहते हैं पटरी, रेल की पटरी, लेकिन अगर आप कहें कि ये दो व्यक्तियों के बीच में, है ना, इनकी पटरी नहीं बैठती। अब पटरी का मतलब तो है रेलवे का ट्रैक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि दो लोग के बीच में पटरी नहीं बैठती, है ना, और किसी का जीवन पटरी पर आ जाता है। तो थोड़ा ही है कि उसका जीवन तो देखने वाली चीज नहीं है कि जीवन शरीर से निकल गया और रेल की पटरी पर जाकर बैठ गया, किसी का जीवन, है ना, पटरी पे आ गया। तो देखिए, पटरी तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं। किसी की आंखों का पानी मर जाता है, आप हिंदी में कहते हैं कि उसकी आंख का पानी मर गया, है ना, तो पानी तो जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है कि वो मर जाएगा। नहीं, काटो तो खून नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा, किसी को काटेंगे तो खून तो निकलेगा ही, लेकिन बिल्कुल बिना खून का आदमी नहीं होगा। तो वो अर्थ नहीं होता है। शब्दों के अलग अलग अर्थ दूसरे शब्दों के आधार पे होते हैं, उसके संदर्भों पे आधार पर होते हैं कि किस समय आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत जरूरी और सबसे अच्छा माध्यम होता है, चाहे वो मराठी हो द्वितीय भाषा, या अंग्रेजी हो, या हिंदी हो द्वितीय भाषा, बहुत अच्छा होता है। और मैं अनुभव से कह सकता हूँ आपको कि छोटे भी और बड़े भी, आप देखिए आपके शहर में भी होता होगा ऐसा कि बच्चे जो है हिंदी का प्रोग्राम टीवी में देख देख के हिंदी बोलना सीख जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बच्चे हैं कई राज्यों में, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता हिंदी, लेकिन वो जैसे थोड़ा सा कुछ गलतियां होंगी, लिंग की गलतियां होंगी, कुछ उच्चारण की गलतियां होंगी जरूर, लेकिन वो टीवी देख देख के जो है हिंदी बोलने लगते हैं, गाने भी गाने लगते हैं, गाना सुन सुन के वो गाने का राइम बनाने लगते हैं। मराठी में भी ऐसा होता होगा जरूर, गुजराती में भी ऐसा होता होगा। तो ये मुश्किल नहीं है, टीवी की अंग्रेजी देख देख के लोग, या किसी को रोज रोज अंग्रेजी बोलते सुनकर ऑफिस में जो है लोग अंग्रेजी सीख जाते हैं। तो सुनना ज्यादा जरूरी है, और जो सुना गया उसको संदर्भ में दिखाना जरूरी है। ये एनसीएफ की मुख्य बात है कि टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर मत रहें, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आप निर्भर रहेंगे तो बच्चे रटेंगे। यानी प्रोफिशिएंट बनाना है और मीनिंग पर जोर देना है, ग्रामर पर कम ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर तो उसको आता ही है। इसीलिए विजुअल्स का, वीडियोस का प्रयोग आप रोज रोज करेंगे तो गारंटी है कि बच्चे जो है वो बोलना और सुनकर समझना सीख जाएंगे। और जब बोलना सीख जाएंगे तो उसको आप लिपि सिखा दें, अगर मराठी देवनागरी लिपि, तो लिखने भी लगेगा। जिसको मान लीजिए एक अंग्रेज को रोमन लिपि तो आती है, लेकिन अगर उसको हिंदी बोलना नहीं आता तो वो लिख नहीं पाएगा, है ना। जैसे हम भी करते हैं, बड़े भी करते हैं कि आप मराठी भी, गुजराती भी, हिंदी भी, तमिल भी आजकल लोग एसएमएस में या व्हाट्सएप में रोमन में लिखते हैं। तो क्योंकि आपको बोलना आता है दोनों को, जिसको मैसेज भेजा गया और जो लिखता है, तो वो समझ जाता है रोमन में होने से भी। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए मराठी ना आती हो, हिंदी ना आती हो,
और मराठी का वाक्य या हिंदी का वाक्य आप रोमन में लिख दें तो उसको समझ में नहीं आएगा। देवनागरी में भी लिख देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो लिखने की भाषा बोलने पर निर्भर है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग पे। नेक्स्ट पे चलें, 11 पे। फिर इसमें कहा गया है कि आप अलग अलग स्किल ना सिखाएं, कि बोलना अलग, सुनना अलग, लिखना अलग, पढ़ना अलग। ऐसा वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा सुनने के साथ बोलना भी होता है, बोलने के साथ सुनना भी होता है। कई बार बोलने के साथ लिखना भी होता है, सुनने के साथ लिखना भी होता है। आप कुछ सुन रहे होते हैं और साथ साथ नोट्स भी बना रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप पढ़ते हैं कुछ तो कुछ लिखने का भी काम होता है उसमें, नोट्स बनाने का। या जब लिखते हैं उसमें सोचना भी होता है और कुछ पढ़ना भी उसके साथ किया जा सकता है, कि कुछ पढ़ा फिर लिखा, या कुछ लिखा और उसमें कुछ डालना हो तो फिर आपने कुछ पढ़ लिया, या अच्छा इस मेन्यू में क्या लिखा हुआ था, इस टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ था, है ना। आपने पढ़ा भी और साथ में एसएमएस लिखा, या कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी आपने टाइम टेबल देख के या मेन्यू देख के लिखा कि इसमें क्या लिखा हुआ था, है ना। तो दोनों काम साथ साथ चलते हैं, या कई बार 3-4 काम एक साथ चलते हैं। तो इसीलिए अलग अलग स्किल को अलग अलग तरह से मत पढ़ाएं, उसको एक साथ ऐसी एक्टिविटी करें कि जिसमें सभी चारों स्किल का और ग्रामर भी आ जाए, वोकैबुलरी भी आ जाए, उसमें ये काम करना है। इसी में फिर कहा गया है कि लर्नर है वो सेंटर में है, यानी सीखने वाला बिल्कुल बच्चा जो है वो स्लेट नहीं है, खाली स्लेट की जो मर्जी आप लिख दें, वो सेंटर में, उसको खुद से कंस्ट्रक्ट करने दीजिए। आप टीचर जो है सिर्फ उसको सहारा देगा, वो सिर्फ गाइड करेगा उसको, ये नहीं कि वो सारा काम खुद ही करने लगे टीचर, और डिक्टेटर की तरह कि उसने बोला और बच्चे के दिमाग में घुस गया, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए उसको खुद से बनाने दीजिए, सीखने दीजिए, अर्थ सीखने दीजिए, संदर्भ सीखने दीजिए। ग्रामर भी सुन सुन के आप अगर 10 बार 12 बार बच्चा सुनेगा, तो हिंदी मान लीजिए किसी बच्चे को आती है तो वो जानता है कि जाना के साथ हूं लगाना पड़ेगा, मैं जाता हूं। और 10 बार उसने सुना मी जातो, तो वो समझ जाएगा अपने आप, उसका दिमाग खुद ही ग्रामर बनाएगा मराठी का, कि अच्छा मराठी में जो है हूं की जरूरत नहीं पड़ती। उसने अगर सुना कि आपसे शिक्षक से सुना, पढ़ा भी उसने, अगर कई बार सुना तू जातोस, है ना, तो वो समझ जाएगा कि तू जाता है, जातोस आहे कहने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है ना। क्योंकि हिंदी में हम है लगाते, तू जाता है, लेकिन मराठी में जरूरत नहीं है। तो बच्चे खुद ही ग्रामर बनाते हैं, क्योंकि उसको एक भाषा का ग्रामर, अपनी मातृभाषा का ग्रामर पूरा 100% नहीं तो कम से कम 90% तक पूरा मालूम है। कुछ बड़ी बड़ी बातें उसको नहीं मालूम है व्याकरण की, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, ये सही है, हो सकता है 9वीं 10वीं तक सीख जाएगा पूरा, लेकिन बाकी तो उसको पूरा आता है। तो आप इस पर समय क्यों बेकार करेंगे। इसीलिए कहा गया कि बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, ग्रामर भी, उसको कॉम्प्रिहेंशन भी खुद से सीखने दीजिए सिचुएशन के आधार पर। और कैसा सिचुएशन, जिसमें कि कोई डर नहीं हो। यानी आप बार बार नियम सिखाएंगे, बड़े बड़े शब्द सिखाएंगे, रटने के लिए कहेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा हमेशा डरता रहेगा कि मेरा ठीक होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इसलिए डर से उसको अलग करना है, उसको आनंद देना है, यानी जो करे। क्योंकि आप कार्टून लाएंगे, कार्टून में जो शब्द आए, बच्चे अगर सब मिलकर उसको पढ़ेंगे कि अच्छा देखो ये हिंदी से ऐसे अलग है, या ये गुजराती से ऐसे अलग है, पता है इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं, मराठी में ऐसे कहा गया, तो क्या होगा, इसमें आनंद भी आएगा और साथ साथ ये काम करते करते बच्चा सीख भी जाएगा। और इसी में एक शब्द दिया गया है कि आपको देखना है कि अफेक्टिव फिल्टर जो है वो लो होना चाहिए। तो मैं आगे बताता हूँ, अगले स्लाइड पे चलें, 12 पे। ये तो ठीक है। बाकी कहा गया कि मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। 13 असेसमेंट पर जोर दिया गया है। 13 को देखें, स्लाइड 13 को। इसमें आप पाएंगे असेसमेंट में कि हम क्या करते हैं कि द्वितीय भाषा में खास करके आप 1 महीना या 3 महीना 6 महीना इंतजार करते हैं, फिर आप परीक्षा लेते हैं जानने के लिए। नहीं, इसमें कहा गया एनसीएफ में कि असेसमेंट जो है आपके टीचिंग लर्निंग के साथ का प्रोसेस हो, साथ साथ चलना चाहिए। आप कुछ असेसमेंट आप मन ही मन कर सकते हैं कि आपका ये जो बच्चा है, बच्चा नंबर मान लीजिए 15, वो ये शब्द ठीक से नहीं बोल पाता, या बच्चा नंबर 20 जो है वो ठीक से पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर पाता, या मान लीजिए तू और आपण में अंतर नहीं कर पाता,
या गेलो और गेला का अंतर नहीं कर पाता, है ना। या किसी को आदेश देना हो तो तुम ही प्लूरल हो तो तुम ही खेड़ा या आपन खेड़ा वो नहीं बोल पाता है ना। आपन के साथ भी जैसे ठीक से तुम ही के साथ भी दूसरे रूप का प्रयोग करता है, वगैरह वगैरह। तो क्या होगा कि असेसमेंट आपके मन ही मन भी चलेगा और एक्टिविटी के अंदर ही रहेगा। कि बच्चे को आप संदर्भ दीजिए, एक कॉन्टेक्स्ट दीजिए, पैराग्राफ, कि इसको पढ़ते हैं हम, चलो और ढूंढते हैं कौन सा शब्द किसके अपोजिट है, कौन सा इसके विपरीत है, उसका अर्थ इसी में खोजते हैं, है ना। ऐसे काम करते करते क्या होगा कि साथ साथ ही आप असेसमेंट भी करते चलेंगे। तो असेसमेंट बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए और रोज रोज पढ़ने पढ़ाने के साथ ही चलना चाहिए, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट में कहा गया है कि अचीवमेंट नहीं होना चाहिए, असेसमेंट अचीवमेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये प्रोफिशिएंसी बेस्ड होना चाहिए। यानी अचीव जो असेसमेंट या जो टेस्ट, जो इवैल्यूएशन किताब से जुड़ी होती है या जो सिलेबस से जुड़ी होती है वो अचीवमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट का असेसमेंट है। और जो किताब के बाहर के ज्ञान पे भी आधारित होता है, जो असेसमेंट, जो इवैल्यूएशन, जो टेस्टिंग, वो प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड होता है। मान लीजिए आपने 6 महीने पढ़ाया बच्चे को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस मराठी का, और किताब में जो आपने दिया था बच्चे ने रट लिया, परीक्षा में लिख दिया, लेकिन आपने कुछ पूछा और वो गलत कर गया, वो ठीक से प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर पाता है। मान लीजिए मी जातो आहे कह दिया उसने, हो सकता है, या मी जातो है कह दिया, हिंदी की हूं कह दिया, मी जातो हूं हिंदी की तरह, तो क्या हुआ। और परीक्षा में हो सकता है कि वो अच्छे नंबर लाएगा क्योंकि उसने तो रट लिया होगा एक दिन 2 दिन पहले, और ये प्रश्न आ गया तो उसने कन्वर्ट करना हो कि मी जातो को पास्ट टेंस में करो तो मी गेलो हो गया, है ना। तो या तू जातोस को करना हो तो तू गेलोस हो गया पास्ट टेंस में। ये सब तो वो सीख लेगा और परीक्षा में कर लेगा। लेकिन आप रोज रोज अगर करेंगे और सब पर ध्यान रखेंगे कि कौन क्या सीख गया है, किस पर काम करना है, तो वो प्रोफिशिएंसी बेस्ड होगा। यानी नए विषय पर लिख लेना, नई सामग्री को पढ़कर समझ लेना, या नए संदर्भ में कुछ बोलना, या नए विषय पर कुछ कही गई बात शिक्षक द्वारा या टीवी में या रेडियो में उसको सुनकर समझ लेना, वो प्रोफिशिएंसी है। क्योंकि वो चीजें किताब में नहीं है, वो टेक्स्ट, इसलिए प्रोफिशिएंसी। तो आपको टेस्ट में भी प्रोफिशिएंसी की, बच्चा व्याकरण के ज्ञान को, शब्द के ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन में कर पा रहा है कि नहीं, वो असेसमेंट प्रोफिशिएंसी असेसमेंट है। और सिर्फ किताब में जो दिए हुए थे प्रश्न, किताब में जो टेक्स्ट दिए हुए थे, उस पे आधारित प्रश्नों को कर पाना, वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा। तो इसमें कहा गया कि नहीं, प्रोफिशिएंसी पे काम करिए। देखिए कि बच्चा भाषा के, मराठी भाषा के ज्ञान का प्रयोग अपने आप इन अलग अलग क्षेत्रों में कर पाता है कि नहीं, वो आपको रोज रोज चेक करते रहना होगा, कुछ मन ही मन, और कभी कभी 2 दिन 3 दिन पर क्विज देकर, है ना, छोटे छोटे टेस्ट देकर, जिसमें आनंद भी आए कि चलो ये पढ़ो और अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बोलो तो इसको कैसे भरना है, कौन सा शब्द आएगा। ऐसी गतिविधियां जिसमें कई बच्चे शामिल हो जाए, तो ऐसे रोज रोज करके आप उनको उनकी प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक अगला है 14, उसको मैं छोड़ देता हूं, पहले ही काफी बोल चुका। इसमें कहा गया है कि आप सीडी का प्रयोग कीजिए, डीवीडी का प्रयोग कीजिए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, है ना, ड्रामा का प्रयोग कीजिए, तरह तरह की सामग्री लाइए, कार्टून लाइए, अखबार लाइए। वो इसलिए कि टेक्स्ट बुक की जो कहानियां होंगी, कविताएं होंगी, उसमें खास तरह के शब्द होंगे जिनका प्रयोग आप हर क्षेत्र में नहीं कर सकते। तो इसीलिए अलग अलग तरह की सामग्री चाहिए। हम जो लिखने में जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की वाक्य संरचना का प्रयोग करते हैं, बोलने में वैसा नहीं करते। वो दोनों में अंतर होता है। इसीलिए अगर आप 8-10 तरह की सामग्री देंगे, ना कि सिर्फ किताब की कविता और कहानी पर ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे अलग अलग तरह के शब्द और उन शब्दों का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग, अलग अलग तरह की वाक्य संरचना, वो सब आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए कहा गया कि डीवीडी लाना है, सीडी लाना है। आप मोबाइल में भी आजकल कर सकते हैं, बच्चों के पास होता है, और अब तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ होने लगा है, तो आप ऑनलाइन भी उनको कुछ, और बड़े बड़े आपको वीडियोस नहीं दिखाने हैं, आप 2 से 3 मिनट काफी होता है कि बच्चों को कोई गाना भी ले आइए जिसमें गाने के साथ साथ सीन भी चल रहा हो, है ना। वो आप डिसाइड करेंगे कि कैसा हो, उसमें कौन सा शब्द और कौन सी वाक्य संरचना सिखानी है। वो ऐसे ही गाने लाइए, वैसा ही कार्टून लाइए आप वीडियो का,
जिसमें ये सब हो रहा हो, उस वो ग्रामर का पॉइंट आ गया हो, वो शब्द आ गए हो, और उसी पे एक्टिविटी भी कराएंगे तो आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कर लेंगे, आपकी सामग्री भी अच्छी होगी, सामग्री दिलचस्प भी होगी, तो क्या होगा कि बच्चे को सीखने में भी आसानी होगी। फिर हम चलते हैं आगे 15 पे। इसमें दो चीजें कही गई है एनसीएफ में भी, और क्या है कि एक होता है एक्विजिशन, यानी अधिग्रहण करना, अभिग्रहण या अधिग्रहण। तो हम अपनी मातृभाषा का अधिग्रहण करते हैं या अभिग्रहण करते हैं, यानी बच्चे के दिमाग में भाषा सीखने की क्षमता नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई है, और बच्चा सुन सुन के, बच्चा जब सुनता है भाषा, मातृभाषा, तो उसके दिमाग के अंदर जो जन्मजात, जो जन्म से ही जो क्षमता है भाषा सीखने की, वो एक्टिवेट हो जाता है, और बच्चा अपनी मातृभाषा सीख लेता है, उसमें काम करने लगता है। उसको एक्विजिशन कहते हैं, यानी अभिग्रहण या अधिग्रहण कहते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है, क्योंकि बच्चा रोज रोज नहीं सुनता, वो तो सिर्फ स्कूल में ही सुनेगा, द्वितीय भाषा के रूप में मराठी, घर में तो सुनेगा नहीं कभी, वो हिंदी सुनेगा, गुजराती, कोंकणी वगैरह वगैरह सुनेगा। तो क्या होगा इससे कि इसीलिए सेकंड लैंग्वेज को हम कहते हैं लर्निंग, यानी जो मातृभाषा सीखना है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, आपको उसके लिए जागरूक नहीं होना है, आपको प्रयत्न नहीं करना है, वो अपने आप होता है। लेकिन द्वितीय भाषा का शिक्षण जो है, अधिग्रहण जो है, वो लर्निंग है, क्योंकि उसको सीखना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास या प्रयत्न करना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा, एक ट्यूटर रखना पड़ेगा, शिक्षक रखना पड़ेगा, तब वो भाषा सीखेगा, इसीलिए उसको कहते हैं लर्निंग। तो लेकिन हमें ये एनसीएफ में भी कहा गया कि लर्निंग की जगह आप ये कोशिश करें, ऐसे पढ़ाएं भाषा कि बच्चे उसका अधिग्रहण करें, जैसे वो मातृभाषा सीखते हैं। तो मातृभाषा में क्या होता है कि पहले बोलना है ना, पहले वो सुनते हैं, सुन के अपना ग्रामर बनाते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं, नए शब्दों के संदर्भ सीखते हैं, फिर वो बोलना सीखते हैं, बोलने लगते हैं, गलतियां करते हैं, है ना, गलतियों को खुद ही सुधारते हैं बड़ों को सुन सुन के। तो ऐसी ही परिस्थितियां आपको द्वितीय भाषा मराठी में भी कर देनी है, यानी उसको सुनाना है बार बार, और शब्द, नए नए शब्द आएंगे, और एक ही शब्द कई बार आएंगे, तो उसके अलग अलग संदर्भों में आएंगे, वो देखेगा भी, तो क्या होगा, उसको आदत पड़ जाएगी, वैसे ही जैसे कि अपनी मातृभाषा में होता है। मातृभाषा में कोई माँ अपने बच्चे को, मराठी बोलने वाली माँ जो है, जब उसका बच्चा साल, 1.5 साल का होता है या 2 साल का, तो वो नहीं सिखाती है कि बेटा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, बेटा ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य, ऐसा कोई माता नहीं सिखाती। किसी घर में, हिंदी बोलने वाले घर में, माएँ अपने बच्चों को ये नहीं सिखाती कि बेटा आप तो सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन इसके साथ आपको हैं बोलना है, बहुवचन, क्योंकि आपके साथ आदर देना है, ऐसा कोई नहीं सिखाता, फिर भी बच्चे सीख लेते हैं। तो आप द्वितीय भाषा में ही ऐसा क्यों करते हैं? यही गलती हो जाती है। आपको ऐसी परिस्थिति बनानी है, आपको ऐसा वातावरण बनाना है क्लास का कि जहां पर बच्चे को मातृभाषा जैसी स्थितियां पैदा हो जाए, यानी खूब सारा सुनना, नई नई चीजें पढ़ना, एक ही चीज को बार बार, मतलब एक ही शब्द और एक ही वाक्य संरचना वाली वस्तुएं पढ़ना, देखना, गलतियां करना, दोस्तों के साथ बात करना, फिर गलतियां करना, शिक्षक उसको डायरेक्ट व्याकरण ना सिखा के इनडायरेक्टली, जैसे बच्चे ने मान लीजिए कह दिया कि लड़का है और उसने कहा मी गेले, आप कहिए अच्छा, हाँ, तू 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 है ना, तू तू गेलास, ऐसे करके। तो आपने देखा कि बच्चा पुरुष है, लड़का है, तो उसने बोल दिया मी गेलो की जगह मी गेले बोल दिया। तो आपको क्या करना है, आप मत कहिए कि बेटा तुम पुल्लिंग हो, पुरुष हो ना, लड़का हो, इसलिए तुमको गेलो बोलना है, गेले नहीं बोलना है, ये गेलास होना चाहिए, क्योंकि लड़की होती है ना, तू अच्छा, तू गेलो, ऐसे करके। तो क्या होगा कि आप बोल बोल के ही, ऐसे घर में भी बच्चे सीखते हैं ना, मातृभाषा तो ऐसे ही सीखते हैं। बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो आप माँ उसकी व्याकरण नहीं सिखाने लगती है, नियम नहीं सिखाने लगती है, बच्चे बोल के, सुन के, है ना, वो गलतियां करते भी हैं, सुधारते भी हैं। ये बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल है। तो आप सेकेंड लैंग्वेज को, यानी मराठी द्वितीय भाषा को मातृभाषा की तरह ही उसका एक्विजिशन हो सकता है, वो अधिग्रहण कर सकता है, अगर उस तरह की परिस्थितियां
क्लास के अंदर भी मौजूद हो तो। सॉरी, हाँ मैंने ये बता ही दिया। आगे चलते हैं। इसको भी छोड़ के अब हम, हाँ ये जरूरी था, पीछे चलें। पेज नंबर 17 पे सर, स्लाइड 17 पे। देखिए, जब हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है ना, कॉम्पिटेंस की बात बहुत होती है ना, आप बनाते हैं नियम कि लिखने में ये कर सकता है बच्चा तो हम समझते हैं वो कॉम्पिटेंट है, पढ़ने में ये कर सकता है, बोलने में ये कर सकता है तो कॉम्पिटेंट है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि हम एक ही तरह की कॉम्पिटेंस पे ध्यान देते हैं, वो क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी भाषाई क्षमता पे, उसके सिर्फ भाषा के। लेकिन भाषा कभी भी सिर्फ व्याकरण के आधार पर नहीं चलती। आप चाहे बड़े हों या बच्चे हों, उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी भाषा का ऐसा ज्ञान जिससे कि सभी तरह का कम्युनिकेशन कर सके, लिख भी सके, पढ़ भी सके, बोल भी सके, सुनकर समझ भी सके, बड़ों के साथ भी, छोटे के साथ भी, दुकान में भी, है ना। और मान लीजिए किसी कक्षा में है तब भी, या बड़ी सभा में है जहाँ कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बोल रहे हों या मुख्यमंत्री बोल रहे हों और वहां बैठे हों, तो वहां अलग तरह से व्यवहार करना होगा भाषा का। तो सारी स्थितियों में आप जब भाषा का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं तब हम कहते हैं कि बच्चा कॉम्पिटेंट हो गया। लेकिन हम स्कूलों में क्या करते हैं कि सिर्फ उसको व्याकरण और शब्द रटा रटा के उसको उसी में कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में 4 चीजें होती हैं। एक होता है भाषाई दक्षता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कि है ना, ये सेंटेंस कैसे बनता है, पास्ट टेंस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वगैरह वगैरह, ये उसमें आ जाता है जो हम करते हैं। दूसरा होता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी समाज में, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम अकेले में नहीं करते हैं कभी, कविता को छोड़ के या मन ही मन सोचने को छोड़ के, हमेशा दूसरों के साथ उसका संबंध होता है। हमेशा आप किसी अन्य के साथ, जब आप लिखते हैं पत्र भी तब भी, निबंध लिखते हैं तब भी, एसएमएस लिखते हैं तब भी, आप दुकान में है ना बोलते हैं तब भी, कुछ भी करते हैं तो समाज के साथ होता है। तो बड़े के साथ किस तरह से बात करना है, दोस्तों के साथ कैसे बात करना है, टीचर आ गए क्लास में अचानक से, या वाइस चांसलर आ गए, प्रिंसिपल आ गए, तो किस तरह से बोलना है, वो अलग होता है। तो ये सारे संदर्भ अलग होंगे। उसी हिसाब से हमारे प्रोनाउन भी, है ना, मी, तू, आपन, तो ये सब भी बदलेंगे, और उसी तरह से आपके शब्द भी बदलेंगे। आप नहीं कहेंगे कि चलो खेलते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे आप किसी बड़े को, है ना। आप पैसिव पैसिव का इस्तेमाल करेंगे कि चलिए क्यों ना हम थोड़ी देर खेल लिया जाए, आइए देख लिया जाए, हम पैसिव का प्रयोग करते हैं। हम अपने से बड़ों को नहीं कहते हैं कि देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए सर, इसको भी देख लिया जाए, चलिए चाय पी ली जाए। हम नहीं कहते हैं चलो सर, चलो चाय पियो, चाय पी लो सर, चलिए चाय पी लीजिए, ऐसे नहीं कहते। हमारा उच्चारण का तरीका बदल जाएगा, इंटोनेशन बदल जाता है। ये सब आते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में। तो उसका मौका अभी आज के दिन में हमारे स्कूलों में नहीं है, चाहे वो नवोदय हो या अन्य जगह हो, हम इस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ व्याकरण पहले वाले पे ही रह जाते हैं। तीसरा होता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, यानी कि बोलने में और लिखने में हम किस तरह से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, कई वाक्यों को साथ जोड़कर किस तरह से अर्थ प्रदान करते हैं पैराग्राफ में या बोलने में। 15 लाइन बोला तो वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। क्या तरीका होता है कि उसको हम जोड़ सकें, चाहे लिखना हो चाहे बोलना हो। तो ये सब आता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में। इसके बाद होता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक यानी कि किसी विशेष संदर्भ में, जब मान लीजिए हम कुछ बोलने जा रहे थे और अचानक से गलती कर दी, तो अपनी गलती को कैसे सुधारें, है ना। और मैंने किसी से पूछा कुछ, उसने जवाब दिया जो ठीक नहीं था, उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं था, तो उसको हम कैसे बदल दें अपने वाक्य को कि सुनने वाला जो है हमारा प्रश्न समझ जाए। आप तो सोच के आए थे कि हम ये बोलेंगे और इसका इस तरह से उत्तर आ जाएगा, उत्तर कुछ और आ गया, तो आप उसको समझाते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था और कहने का ऐसा था। तो ये सब चीजें आती हैं स्ट्रेटजी में, यानी कि खास संदर्भ में जब आपका कम्युनिकेशन टूट जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो उसको कैसे सुधार लें, बच्चे को ये भी आना चाहिए। और इसके बाद सर समय है ना पंकज जी, करीब 10 मिनट और। यस सर 10 मिनट और। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर। इसलिए तो आप देखेंगे एनसीएफ में 2-3 शब्द, है ना, फ्रेज प्रयोग किए गए हैं। एक तो है क्रिटिकल पीरियड।
क्रिटिकल पीरियड वो है कि जिसमें दिमाग में चूंकि करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो केमिकल से बने होते हैं, प्रोटीन होता है उसमें, फैट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है ना, ब्लड के जितने होते हैं, फास्फोरस होता है। तो वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन जब लर्निंग होता है, जब सीखा जाता है, अनुभव होता है, तो कुछ न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। यानी उनमें जो सूचनाएं हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में, दिमाग में क्या है, ग्लूकोज है ना, कुछ फैट है, कुछ प्रोटीन है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है। तो ये सब चीजें क्या है कि उसमें न्यूरॉन को परमानेंट बनाते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है। भाषा सीखने से ज्यादा होता है कुछ भी सीखने से, और एक्सपीरियंस से क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो मजबूत होते हैं और वो जल्दी टूटते नहीं हैं। और नई भाषा सीखने से, ज्यादा सीखने से कुछ न्यूरॉन जो है नए नए बन भी जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है ब्रेन में, जैसा कि आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है तो कई चीज हम भूलने लगते हैं, क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो सूचनाएं थी, और कुछ नई नई बन भी जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पुरानी चीजें आपको याद रहती हैं, लेकिन नई चीजें आपको, माफ कीजिए, नई चीजें याद रहती हैं, लेकिन कई पुरानी चीजें जो हैं वो आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूरॉन की जरूरत नहीं थी, उन सूचनाओं की जरूरत नहीं थी, तो वो नष्ट हो गए। और नए की जरूरत है, 5 मिनट 7 मिनट चला, फिर आप भूल गए। तो वो ऐसा होता है बच्चों के साथ भी। तो 13-14 साल की उम्र तक, यानी प्यूबर्टी तक में माना जाता है कि भाषा या अन्य कुछ सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि दिमाग में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, नए कनेक्शंस भी बनते हैं, आसानी से बनते हैं, बहुत सघन होते हैं, संख्या ज्यादा होती है न्यूरॉन्स की। 3-4 साल 5 साल की उम्र तक तो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख रहा होता है ना, तो बहुत सूचनाएं हटानी होती हैं। तो जितने न्यूरॉन्स 15 साल की उम्र में बन जाते हैं, उससे 2-3 गुना ज्यादा होते हैं 5 साल 6 साल की उम्र में, क्योंकि बहुत कुछ सीखता है, नष्ट करता है, गलतियां करता है, उसको नष्ट करता है ऐसे न्यूरॉन को, इसलिए ज्यादा होती है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं लगभग बंद हो जाती हैं 14-15 साल की उम्र तक आकर। इसलिए भाषा को जल्दी सीखने से अच्छा होता है। और खास करके मातृभाषा में तो बहुत मौके मिलते हैं तो आगे भी सीख सकता है, लेकिन द्वितीय भाषा में सुनना और बोलना, उसकी जो क्षमता है उच्चारण की, वो उसका पीरियड बहुत कम होता है। अगर बच्चा मान लीजिए 8, 9 या 10 साल की उम्र तक श को स बोलता रह गया, या मराठी का अपना, जैसे फल नहीं कहते मराठी में, फल है ना, ड़ होता है, उसका उच्चारण नहीं सीख पाया 8-10 साल की उम्र तक, तो हो सकता है वो आगे चलकर फल को, ल को ल ही बोलता रह जाए। या आपण न बोलते हैं हम, है ना, बहिण बोलते हैं, लेकिन वो बहिण ना कह के बहिन कहने लगे, हाँ को ना बोलता रह जाए हिंदी वाला बच्चा। तो ये गलतियां रह जाती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि जल्दी से जल्दी इसको 8-10 साल की उम्र तक ये जो है चीजें ठीक कर दी जाए। उसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। क्रिटिकल यानी सीखने का उचित समय, भाषा हो या अन्य भाषा। और द्वितीय भाषा में कहते हैं सेंसिटिव, यानी दिमाग सेंसिटिव है, तैयार है, वो सक्रिय है द्वितीय भाषा सीखने के लिए, तो उसका उच्चारण का कम होता है और बाकी का चलता रहता है, आगे भी सीख सकता है व्याकरण और शब्द वगैरह। फिर एक कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी बच्चा जो सुनता है वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चे का आज के दिन में, आज की क्लास में, बच्चा आपका क्लास 6 में है मान लीजिए, तो उसकी जो क्षमता है, वो जितने शब्द जानता है, जिस तरह के व्याकरण के नियम जानता है, समाज के बारे में जितना जानता है, उसका जो करंट, जो अभी का ज्ञान है, उससे नई सामग्री उससे थोड़ी कठिन होनी चाहिए। जितना बच्चा जानता है उससे जरा सा ऊपर, बहुत ऊपर होगा तो भी आप बोलेंगे, आपकी कहानी, आपकी कविता किताब में ऐसी होगी जो बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की होगी, उसके जो वर्तमान उसका ज्ञान है उससे बहुत ऊपर होगा। जैसे क्लास 6 के बच्चे को आप सिखाने लगे कि जाति व्यवस्था क्या होती है, और जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को तोड़ने में, है ना, किनका योगदान था, या वेदों में क्या होता था, यज्ञ कैसे होता था, तो ये सब उसके वर्तमान ज्ञान से बहुत ऊपर रहने से आप बोलेंगे वो सुन तो लेगा, और कुछ प्रश्न पूछेंगे एंटोनिम सिनोनिम वो कर भी देगा उस समय, लेकिन बाद में ये किसी काम का नहीं होगा, उसके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ऐसा इनपुट
रोज रोज इनपुट दें, लेकिन ऐसा इनपुट जो उसकी समझ से बहुत नीचे ना हो, बहुत सरल ना हो, बहुत सामान्य भी ना हो, चैलेंजिंग हो थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी ना हो। तभी वो नई सूचना, नया ज्ञान दिमाग के अंदर हमेशा के लिए रह पाएगा। नेक्स्ट चले 21 पर, अफेक्टिव फिल्टर। ये चर्चा, ये भी बहुत बार बार कहा गया है एनसीएफ में। इसमें होता है कि हम जब कुछ भी सीखते हैं, करते हैं, हम तो मनुष्य हैं ना, और आप याद कीजिए 50,000 साल, 70,000 साल पहले जब भाषा बनी होगी, तब के मनुष्य का, उसका जीवन कैसा था? जंगलों में था, उसके पास आग बहुत कम थी, गैस नहीं था, घर नहीं थे पक्के, है ना, वो खेती नहीं। तो क्या होता था कि हमेशा उसको डर लगा रहता था, एक दूसरे से कंपटीशन बहुत था, संघर्ष करना पड़ता था। वो चीजें तो दिमाग में अभी भी है ना। हमारा सारा काम इमोशन से चलता है, डर से, है ना, प्रेम से, घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से, है ना, सब चीजें आनंद से, इनसे जुड़ी हुई हैं। हम जो भी जीवन में करता है मनुष्य, इन सब इमोशन से, इन भावनाओं के साथ जुड़ा होने के कारण करता है। अगर ये भावनाएं हट जाएं, या कोई एक भावना बहुत ज्यादा हो जाए, डर बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं करता। अगर मान लीजिए कि घृणा बहुत ज्यादा हो जाए हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर तरह के खाने से, है ना, हर चीज से नफरत हो जाए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी को कहते हैं अफेक्टिव फिल्टर। तो दिमाग में क्या होता है कि अगर अफेक्टिव फिल्टर ऊपर हो, यानी ऐसा एक फिल्टर, एक छानने वाली चीज जो डर को, जो कम मोटिवेशन है, घृणा को, है ना, चिंता को, ये सबको बाहर रख दे, ऐसा छनना चाहिए हमें। ऐसा फिल्टर चाहिए जो इन बुरी चीजों को, यानी डर को, चिंता को, है ना, भय को, या मोटिवेशन जो उसकी सीखने का, है ना, उसकी इच्छा है, ये नहीं इच्छा, अनिच्छा है, इसको बाहर रख दे। और जो अच्छी चीजें हैं उसी के साथ दिमाग में नई सूचना को, नए ज्ञान को जाने दे। तभी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल बनेगा। लेकिन अगर वो डरा रहेगा बच्चा हमेशा, अगर उसको आनंद नहीं आएगा, या उसका आत्मविश्वास कम होगा, यानी फिल्टर जो है ऊपर रहेगा, तो ये बुरी भावनाएं भी ज्ञान के साथ साथ, भाषा के साथ साथ दिमाग में जाती रहेगी। और वो जो ज्ञान है, वो जो नई भाषा के शब्द हैं, वो दिमाग में नहीं जा पाएंगे, वो समझ में नहीं जाएंगे। तो इसलिए उसको हटाना जरूरी है। इसलिए कहा गया आनंद के साथ, है ना, बच्चा उसमें भाग ले, तो क्या होगा? डरेगा नहीं। उसको बार बार मौका मिले एक ही शब्द को कई बार सुनने की, सीखने की, समझने की, लिखने की, पढ़ने की, तो आनंद करेगा, और वो अंदर दिमाग तक उसके जाएगा। फिर एक होता है मॉनिटर। मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी द्वितीय भाषा सीखते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग हमारे ज्ञान के आधार पर, और व्याकरण के ज्ञान पे, शब्दों के ज्ञान पे, वो अपनी भाषा को दिमाग देखता रहता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, मेरा शब्द सही है कि नहीं, मेरा क्रिया, है ना, ये क्रिया और काल ठीक है कि नहीं, ये हमेशा दिमाग में चलता है। जैसे मैं जब अभी बोल रहा हूं तो मन ही मन, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है ना, अंग्रेजी भी नहीं है मेरी मातृभाषा, इसलिए क्या होता है कि मैं भी, मेरा मन भी अंदर ही अंदर देखता रहता है कि मेरे शब्द ठीक हैं कि नहीं, मेरे उच्चारण ठीक है कि नहीं, मेरा व्याकरण ठीक है कि नहीं, मेरा स्तर ठीक है कि नहीं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ। तो उसको वो कहता है, मॉनिटर करता रहता है दिमाग। तो सेकंड लैंग्वेज लर्नर में भी बच्चे के दिमाग में ये मॉनिटर होता है। लेकिन अगर बच्चे का दिमाग हर टाइम मॉनिटर करता रहे, ये ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, कैसे बोलना है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। या मॉनिटर बिल्कुल काम ना करे, बच्चा ध्यान ही ना दे, या बड़ा भी, मैं भी अगर ध्यान ही ना दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अभी के क्लास के लायक है कि नहीं है, मेरे शब्द का चयन ठीक है कि नहीं है, मेरा व्याकरण ठीक है कि नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान ना दूं, तो क्या होगा? मैं अंडबंड बोलूंगा, है ना, आप सब हंसने लगेंगे, ये क्या बोल रहा है यार, टॉपिक क्या है, किधर जा रहा है, तो वो भी खराब है। और इसलिए ऑप्टिमल, यानी कि ठीक ठीक प्रयोग करने वाला होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब इनपुट जो है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो आप सिखा रहे हैं, व्याकरण, शब्द, कहानी, वो बच्चे के लेवल से जरा सा ऊपर है, बच्चे को आनंद आ रहा है ना, बच्चे में डर नहीं है, बच्चे में चिंता नहीं है, और उसको मास्टरी है। जो शब्द उसने, एक ही शब्द को, मराठी शब्द को 10 बार सुना है, देखा है, जो उसको आदत पड़ गई है। एक ही वाक्य संरचना का प्रयोग उसने वीडियो में भी देखा है, कहानी में भी देखी है, दोस्तों के साथ भी प्रयोग किया, शिक्षक ने भी बोला, उसको आदत पड़ गई है। तो क्या होगा कि ये, उसको डरने की, चिंता की जरूरत नहीं रहेगी, उसको विश्वास, आत्मविश्वास आ जाएगा। तो उसका मॉनिटर जो है वो ना कम होगा ना ज्यादा, वो ठीक ठीक प्रयोग करे, जहां जरूरत है वहीं करेगा, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
अचीवमेंट प्रोफिशिएंसी में पहले कर चुका, उससे आगे ग्रामर पे जरा सा कर लेता हूँ, एक मिनट। देखिए ग्रामर में 24 पे है हम। ग्रामर में क्या होता है कि भाषा और ग्रामर का अंतर नहीं होता, ये हम शिक्षकों ने बना दिया है या पाठ्य पुस्तक बनाने वालों ने। दिमाग के अंदर शब्द के साथ ही व्याकरण भी जाता है। जब आप मराठी सीखते हैं बच्चे के रूप में, तो जहां शब्द है वही व्याकरण भी है। भाई व्याकरण वाक्य में क्या होता है, शब्द ही तो होते हैं ना। कोई केस होगा, जैसे कहीं पे लगाएंगे पोस्ट पोजीशन होगा, मुझको किताब चाहिए तो मुझ, मैं का मुझ हो जाएगा, मुझ भी तो शब्द है, को भी शब्द है, मुझ के साथ को लगेगा, है ना। मुझ ने किताब चाहिए नहीं कहेगा कोई, चाहिएगा, चाहिए में चाहिए, चाहिए ऊंगा नहीं कहेगा कोई। तो भाषा में शब्द के साथ ही व्याकरण भी दिमाग के अंदर रहता है। लेकिन चूंकि हम शिक्षक काम नहीं करना चाहते, पाठ्य पुस्तक बनाने वाले ठीक से नहीं जानते, उनको ज्ञान नहीं होता कि कैसा होना चाहिए, इसलिए व्याकरण अलग कर देते हैं, शब्द अलग कर देते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि दोनों एक साथ जाना चाहिए। जैसे ही अलग अलग पढ़ाएंगे आप, तो आपका शिक्षण जो है वो खराब हो जाएगा। जैसा कि हम मातृभाषा में करते हैं कि ग्रामर कभी नहीं सिखाते, वो शब्दों के और 2 शब्द 3 शब्द कैसे आए वाक्य में, वो सुनते 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 बच्चा सीख जाता है। तो यही काम व्याकरण में करना है। और व्याकरण पढ़ाना आसान होता है। जैसे मैं आपको अभी कहें तो आप 1 घंटे में मैं आपको मराठी का व्याकरण पढ़ा दूंगा कि प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है, पास्ट टेंस कैसे होता है, फ्यूचर कैसे होता है, सारा कुछ आपको बता दूंगा एक लिंग्विस्ट के रूप में। तो बच्चे को आपको लिंग्विस्ट नहीं बनाना है, भाषा वैज्ञानिक। व्याकरण अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, और उसके पास अपनी मातृभाषा का व्याकरण तो है ही। सिर्फ आपको क्या करना है, जिसको हम कहते हैं पेडागोजिकल ग्रामर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर नहीं सिखाना है, डिस्क्रिप्शन नहीं करना है कि संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, नहीं। आपको पेडागोजिकल यानी हिंदी भाषी बच्चे के लिए, उसको तो मालूम ही है क्रिया किया है, लेकिन अब मराठी सीखने में क्या होगा, तो टीचर के रूप में आपको क्या करना है कि देखो प्रेजेंट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हिंदी में भी है, मराठी में भी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों में ही है। लेकिन अब मराठी में आपको पता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें सामान्य क्रिया नहीं चलेगी। जैसे हल्ली लवकर मावळते, है ना, कि आजकल सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, या काल फार उकडले, है ना, ठीक है। तो कल बहुत गर्मी थी, या उद्या मला यायला फावेल, यानी कल मुझे आने का समय मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, मला, उद्या मी यायला फावेल नहीं कहते हैं, है ना, मला कह दिया। तो अब क्या है कि ये कुछ क्रियाएं ऐसी मराठी में जो हिंदी में इस तरह से हम कम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हिंदी में क्या होता है कि बहुवचन में भी हम जैसे आप जात, है ना, आप लोग जाते हैं और आप लोग जाती हैं कहेंगे, है ना। लेकिन मराठी में जैसे ही बहुवचन होगा, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भाव खत्म हो जाता है। आपको बच्चे को ये सिखाना नहीं है, आपको ऐसी सामग्री सुनानी है, ऐसी सामग्री पढ़ानी है, और वीडियो में ऐसी सामग्री दिखानी है जहां पर ये अपने आप उसको बच्चे को दिख जाए, है ना, बच्चा पढ़ के देखने लगे। व्याकरण इस रूप में पढ़ाना है, ना कि आप लेक्चर दें कि बेटा बहुवचन में, है ना, जब होगा मान लो आमी हो गया, हम लोग, तो वहां फर्क नहीं पड़ता पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का, तो आमी गेलो ही होगा। लेकिन एक वचन में लड़का और लड़की अलग होता है ना, मी जातो या मी जाते, या ठीक है ना, और सारे उदाहरण हैं। तो ये नहीं करना है आपको, ये खास करके ध्यान रखना है। और ग्रामर पढ़ाना आसान होता है, इसलिए वो काम नहीं करना सर है। दिस जी इज सर। पंकज, मे आई सर प्लीज रिक्वेस्ट थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, हमारे टीचर ओके सुबह से बैठे हुए हैं। जी सर। ओके ओके, डन जी जी डन सर। डन। जी प्लीज हाँ सर, तो थैंक यू। हाँ ठीक है, ये जरूरी नहीं है। और लास्ट में वोकेबलरी पे देखिए, शब्दों का चयन जब आप करते हैं, इससे भी आगे वो तो देख के पढ़ लेंगे खुद, ठीक है ना। 29 पे चलिए। और देखिए आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे आपके ऐसे होंगे जो जिनकी मातृभाषा मराठी से मिलती जुलती होगी। मान लीजिए गुजराती हो या हिंदी हो, असमिया, बांग्ला, ये सभी, तमिल का भी कहेंगे। तो बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, कॉग्नेट यानी एक ही स्रोत से आए होते हैं। जैसे आप मराठी का ही उदाहरण देखें कि मराठी में ऐसे आपको हजारों शब्द मिलेंगे जो हमारी भारतीय भाषाओं में मिल जाएंगे आपको। जैसे अनेक, सर्व, है ना, अंतिम, अंदाज, आग, आधुनिक, आवश्यक, है ना, सूर्य, काम, कारण, खर्च, गरम, गोल, ऐसे स्वच्छ, जीवन, थोड़े, दक्षिण, नदी, है ना, हवा, प्रकार, प्रश्न, प्रसिद्ध, बंद, बिंदु, भाग,
मदद, मन, ऐसे हजारों शब्द मिल जाएंगे। तो और ये क्या है कि ये शब्द जो है बेसिक शब्द है। मराठी अच्छे से बोलना पढ़ना समझने के लिए करीब 1000 से 1200 शब्द ही काफी हैं। तो इसलिए आप ऐसे शब्दों का चयन कर लें और अपनी जो आपकी सामग्री है जब आप पढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये जो मिलते जुलते शब्द हैं 1000-1200 जो दोनों भाषाओं में है, मराठी में भी है और अन्य भाषा में जो उसकी मातृभाषा है बच्चे की, तो क्या होगा, और बार बार आपको ये ध्यान रखना है शब्दों में कि हम शब्द की डेफिनेशन सीख के नहीं सीखते हैं, हमें उसका प्रयोग देखना होता है। कम से कम ये भारत के संदर्भ में ऐसा माना गया है कि कम से कम 9 बार अगर बच्चा एक शब्द को उसको देख ले, सुन ले, पढ़ ले, लिख ले 9 बार, तब वो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। लेकिन अगर एक ही शब्द को 1 या 2 बार ही बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे तो वो उनके दिमाग में टिकेगा नहीं। उस दिन के लिए तो काम हो जाएगा, परीक्षा के 1-2 दिन पहले रट के तो काम हो जाएगा वो शब्द, लेकिन हमेशा के लिए प्रयोग करने के लिए उनके दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि शब्द का चयन कैसा हो आपके पाठ में। जो आप कार्टून लाते हैं, अखबार लाते हैं, वीडियो लाते हैं, उसमें ये देखें कि ये 1000-1200 शब्द जो हैं बार बार आते हों। बच्चे से बुलवाने में भी ध्यान रखें कि इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो क्या होगा कि वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी थोड़ी देर के लिए याद रखने की जगह वो लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी हमेशा याद रखने वाली स्मृति में, याददाश्त में चली जाएगी। ठीक है सर, यहाँ छोड़ सकते हैं। बाकी टेस्ट का है और ये देख के पढ़ सकते हैं बच्चे, है ना। मतलब शिक्षक हमारे बच्चे ही हैं अभी इस है ना प्रोग्राम में। अगर 5 मिनट टाइम दे उनको, अगर कुछ ना समझ में आया हो या कोई प्रश्न है ना, ये उनको दे दीजिएगा तो वो पढ़ के अपना काम चला लेंगे। जी 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 सर। हाँ, जी जी कुछ पूछना हो तो 5 मिनट देना उचित होगा। जी जी। सो सर थैंक यू सो मच। मैं जितनी बार आपको सुनता हूँ और उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं ये देखता हूँ कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो इतनी सरल अंग्रेजी बोलते हैं कि सबको समझ में आती है, हिंदी बोलते हैं तो इतनी सरल हिंदी बोलते हैं, जब आप बांग्ला बोलते हैं तो इतनी सरल बांग्ला बोलते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं सबसे जो खूबसूरत बात है कि आप जिस भी भाषा की बात करते हैं उस भाषा के एग्जाम्पल देते हुए साथ साथ चलते हैं। नहीं लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी पे ही बात करते हैं, मराठी का एग्जाम्पल नहीं देंगे। आपने सफिशिएंट जगह जगह मराठी के एग्जाम्पल देते हुए बात की। और एक जो बात आपने बोली कि क्लासरूम की टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट बुक्स हैं, उसके बाहर ऑडियो विजुअल मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज हैं, कार्टून है। तो इस बात का मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे जो सर मराठी टीचर हैं, इनमें से कई टीचर अपने वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल में डालते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ऑडियो विजुअल कंटेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उनको आपके जैसा कोई मार्गदर्शन किसी ने पहले जरूर किया होगा। नहीं, महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। महाराष्ट्र के SCERT ने भी, नवोदय विद्यालय संगठन ने भी, और SCERT डाइट बहुत स्ट्रांग है महाराष्ट्र का। मैं तो जानता हूं, मेरे मित्र हैं। जी जी। और मैंने सर आपकी जब मैं स्लाइड देख रहा था एक बड़ी खूबसूरत बात देखी, जो एक मेटा डेटा और आइडेंटिफायर क्रिएट करने का तरीका होता है। लोग आते हैं अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जब मैं आपकी स्लाइड देख रहा था तो उस पर लिखा हुआ था कि AK मिश्रा ये डेट है, NVS और CIL का प्रोग्राम है और ये टाइटल है। तो इससे क्या होता है कि अगर बाद में किसी को प्रेजेंटेशन पढ़ेगा तो डायरेक्ट आपसे रिलेट कर लेगा कि हाँ ये प्रोफेसर मिश्रा का लेक्चर है, वो बिल्कुल भी भूलेगा नहीं। तो इतनी मतलब ये जो मतलब क्लासरूम टीचिंग और ये जो जी, जरा सा आपको रोकूं, जरा सा रोकूं। देखिए ये जरूरी है, ये बात छूट गई कहीं कि दिमाग हमारा काम करता है, चाहे बच्चे का हो या बड़े का, कि ब्रेन जो है कनेक्शंस बनाता है। आप एक चीज बता देंगे अलग से, उससे नहीं होगा। जैसे ही हमको कोई खुशबू आती है अच्छी सी ना, तो हम सारा कुछ याद करने लगते हैं। कब खाया था पहली बार, है ना, ये अच्छी मिठाई जो है कब खाई थी, किसने दिया था, और कहाँ से लाया था, बड़ी मुश्किल से लाया था, वगैरह वगैरह। कनेक्शंस बनाता है दिमाग, तो वो जरूरी है, कनेक्शन बहुत जरूरी है। जी तो सर अब मतलब कि I really am thankful to you that you have given you such a valuable time, and now it is time for the question and answer. Very quickly we'll do it. I can see some of the hands raised. तो पहला मैं राजेश जी आपका हैंड रेज है इसमें। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया आप सर से अपना प्रश्न पूछें, डाउट पूछें। जी सर। एग्जैक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट मैं आज बहुत खुश हूं सर, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक,
जी, डॉक्टर आरपी सक्सेना हु वाज देयर इन आरआई right. भोपाल, उनके थ्रू मैंने आपका बहुत नाम सुना था एंड टुडे आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे आज आपको सुनने का मौका मिला सर। धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सुनीता देव मैडम का हैंड रेज है। सुनीता मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर। ये सुनीता देव मैडम का हैंड रेज मुझे दिख रहा था, आप मुझे सुन पा रही हैं? No, Sunita Dev is not there. Pankaj ji, you go ahead. अच्छा, ओके। और भी कोई जो हमारा ऑडियंस से प्रश्न पूछना चाहता है? ये प्रदीप जी, हाँ, प्रदीप प्रदीप जी, जी। प्लीज प्रदीप जी पूछे। हाँ सर जी, हमें आपके व्याख्यान ने पूरा सम्मोहित कर लिया सर। ओहो, इतना बढ़िया धन्यवाद सर। व्याख्यान कि हम कहीं इधर उधर बिल्कुल गर्दन भी नहीं हिला सकते थे, इतना बढ़िया कि जी, धन्यवाद सर। ऐसे लग रहा था कि कहाँ क्या सुन रहे हैं हम। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और CIIL का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत बढ़िया लोगों से हमारी मुलाकात करवाई है, हमें मार्गदर्शन मिला है। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर और CIIL का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर। प्रोफेसर मिश्रा हमारे सियाल के डायरेक्टर रहे, हमारे बॉस रहे, सबसे सुप्रीम बॉस और कई संस्थानों के डायरेक्टर रहे हैं, कई संस्थानों के डायरेक्टर रहे हैं। और ये भी आप जितने भी अच्छे लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेसर मिश्रा के गाइडलाइंस रहा है कि आप इनको बुलाइए, जो अच्छे लेक्चर इनको बुलाइए, महाराष्ट्र से पुणे से इनको बुलाइए। तो सर मतलब कि आप, मुझे कहने की क्या जरूरत है, टीचर्स का रिस्पांस बता रहा है। आप कमेंट्स देखिए जरूर अगर आप देख रहे हैं तो। और बहुत जी बहुत लिखा है, एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि अरे आप तो सर मराठी भाषा इतनी अच्छी जानते हैं जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे। तो सर थँक यू सो मच। छगन गावित जी ने आज सरांच्या मार्गदर्शनामुळे आज मार्गाळी दूर झाली। जी। So now it is time to propose a formal vote of thanks, though we all just want to keep listening to you and but yes, the session has to be over just for the sake of formality. Yes, sir. On behalf of the Navodaya Vidyalaya Samiti, on behalf of the CIL Mysore, and also on behalf of the National Testing Service India, I feel privileged that I was able to hear you today, and I thank you a lot. And without had you not been here, probably this lecture would not have been so awesome, such an informative lecture. And I'm sure that you'll keep receiving your patronage in the future program as well. Sure. And I feel a little bit that I have a right over you, so I will keep inviting you and keep insisting you, please come. No problem. Professor Thank is such a busy person, but when it comes to interacting with the teachers, he never say no. He never say no. Whenever it comes to for the sake of academics, for the sake of language, he never says no. So Professor Mishra, thank you so much. Thank you. And thank Namaskar. you so much. Yes, and we are all very very privileged and thankful to you. So thank you so much, Professor. Thank you, Pankaj ji. So much. Thank you. And Thank you all. Thank you sir. Thank you. thank you. Thank you sir. धन्यवाद. धन्यवाद।